हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल यूनिक प्लस पर। और मैं सचिन आपके लिए आज जीएस की नई प्रैक्टिस सेट सीरीज लेकर आया हूं और मैं उम्मीद करता हूं यह प्रैक्टिस सेट सीरीज भी आपको पिछली प्रैक्टिस सेट सीरीजों की तरह ही पसंद आएगी और यह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होगी। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। चलिए, आज की मोटिवेशनल लाइन्स हैं। कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा, कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा, खुद पहचान लेगा जमाना, खुद पहचान लेगा जमाना, भीड़ से तू अलग करके दिखा। अरे भीड़ के साथ सभी चल लेते हैं, लेकिन जो भीड़ से अलग चलते हैं वही इस दुनिया में कुछ मुकाम हासिल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती संप्रदाय के प्रथम सूफी संत थे। ठीक है, भारत में चिश्ती संप्रदाय के प्रथम सूफी संत थे। आपसे पूछा गया है कि भारत में चिश्ती संप्रदाय के प्रथम सूफी संत कौन थे, या मैं कहूं भारत में चिश्ती संप्रदाय को कौन लेकर आया। तो देखिए, भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती थे। कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती थे। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान हिंद कहते हैं। सुल्तान हिंद क्या कहते हैं? सुल्तान हिंद कहते हैं। दूसरा, इनकी दरगाह कहाँ पर है, या खानगाह बोलते हैं इनकी दरगाह? अजमेर में। अजमेर में। ठीक है, इनको गरीब नवाज भी कहते हैं। और अकबर इनकी दरगाह पर अक्सर जाया करता था। मुगल बादशाह अकबर इनकी दरगाह पर जाया करता था। जाया करता था। ठीक है, मुगल बादशाह अकबर इनकी दरगाह पर जाया करता था। ठीक है, बाबा फरीद, बाबा फरीद मुल्तान के थे। बाबा फरीद सुल्तान बलबन के दामाद थे। ये सुल्तान बलबन के दामाद थे। बलबन के दामाद। ठीक है, जब और बाबा फरीद शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये भी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। और ये है ऐबक के, कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे। गुरु। इन्हीं की याद में ऐबक ने क्या बनवाया था? कुतुब मीनार बनवाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की याद में क्या बनवाई थी? कुतुब मीनार बनवाई थी। निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। ये किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के। फरीद के शिष्य थे। ठीक है, किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के शिष्य थे। इन्हें चिराग दिल्ली कहते हैं। निजामुद्दीन औलिया को क्या कहते हैं? चिराग दिल्ली। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में चिश्ती संप्रदाय के प्रथम सूफी संत कौन थे? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। इन्हें सुल्तान हिंद कहते हैं, गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। और इनकी दरगाह कहां पर है? इनकी दरगाह अजमेर में। बाबा फरीद को मुल्तान में इनकी दरगाह है। और ये बलबन के दामाद थे। गजे शक्कर भी इनको कहा जाता है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऐबक के गुरु थे। और इन्हीं की याद में ऐबक ने क्या बनवाई थी? कुतुब मीनार बनवाई थी। निजामुद्दीन औलिया को चिराग दिल्ली कहते हैं। और ये बाबा फरीद के शिष्य थे। और इनके गियासुद्दीन तुगलक के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। दूसरी बात, अलाउद्दीन खिलजी से इन्होंने मिलने से इनकार कर दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का शेख सादी कहा जाता है? तो देखिए, भारत का शेख सादी अमीर हसन दहलवी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अमीर हसन दहलवी को भारत का शेख सादी कहा जाता है। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद, तोता ए हिंद किसको कहते हैं? अमीर खुसरो को कहते हैं। ठीक है, अमीर खुसरो की कई किताबें, पहले इसने 7 सुल्तानों का काल देखा। आपसे पूछा जाएगा कि 7 सुल्तानों का काल किसने देखा? तो अमीर खुसरो ने देखा, काल देखा। कितने सुल्तानों का? 7 सुल्तानों का काल देखा अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो की जो पुस्तक हैं, इनकी पुस्तकें हैं अमीर खुसरो की, खुजानुल फतूह, नूर सिपहर, खुजानुल फतूह, नूर सिपहर, मुफ्ता उल फतूह।
आशिकी, ठीक है। तुगलक नामा इनकी अंतिम किताब थी, तुगलक नामा अंतिम किताब थी, ठीक है। अमीर खुसरो की तुगलक नामा अंतिम किताब थी। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। इनकी दरगाह फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में, सीकरी में किसने बनवाई? अकबर ने बनवाई थी। फतेहपुर सीकरी में दरगाह किसने बनवाई? अकबर ने बनवाई, मुगल बादशाह अकबर ने बनवाई, ठीक है। दूसरी बात, शेख अहमद सरहिंदी ये नक्शबंदी संप्रदाय के थे। कौन थे ये? नक्शबंदी थे, नक्शबंदी। मुगल बादशाह जहांगीर ने इनको जेल में बंद कर दिया था। मुगल बादशाह जहांगीर के साथ इनके संबंध अच्छे नहीं थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर अमीन हसन दहलवी हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने की जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की है? तो देखिए कृष्ण के जीवन पर सूरदास ने भी काफी लिखा है। सूरदास ने सूरसागर, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी ये जैसी रचनाएं लिखी। और ये रचना की भाषा कौन थी? ब्रज भाषा, ब्रज भाषा में लिखा है इन्होंने, ठीक है। जबकि आपसे पूछा है प्रेम वाटिका, तो प्रेम वाटिका किसकी थी? रसकान की थी। किसकी थी? रसकान की। रसकान की अन्य किताब है सुजान रसकान, सुजान रसकान इनकी किताब है। प्रेम वाटिका भी रसकान की किताब है। देखिए कबीरदास जी ये निर्गुण की उपासक थे। किसके उपासक थे? निर्गुण के। उपासक थे। और इन्होंने सामाजिक आडंबरों पर क्या किया? प्रहार किया है, ठीक है। सामाजिक आडंबरों पर प्रहार किया इन्होंने। सामाजिक जो आडंबर थे, पाखंड थे, उन पर प्रहार किया, प्रहार किया, ठीक है। कबीरदास जी के जो दोहे थे, इनके अपने दोहों को बोलते थे और इनके शिष्य लिख लेते थे। क्योंकि कबीरदास जी पढ़े नहीं थे। इनके उनका मांस का छुओ नहीं कलम लई ना हाथ। कबीरदास जी के बारे में कहा गया है, कबीरदास जी की रचना साखी, सम्वेद और सवैया इनकी रचना थी। साखी, सम्वेद और सवैया किसकी रचना थी? कबीरदास जी की, ठीक है। चलिए अगले बिहारी जी की रचना सतसई। सतसई किसकी रचना है? बिहारी जी की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? रसकान। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बाबर ने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो देखिए बाबर ने पहली बात, बाबरनामा ये बाबर की आत्मकथा है, बाबर की आत्मकथा। बाबर की आत्मकथा है। किस भाषा में लिखी गई है? तो इसकी भाषा तुर्की है। भाषा कौन सी है? तुर्की, ठीक है। पद्धति कौन सी है? ये मुंबईयान, मुंबईयान पद्धति में लिखी गई है। मुंबईयान पद्धति में। कौन सी पद्धति में? मुंबईयान पद्धति में लिखी गई है। अब देखिए बाबरनामा में 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख है। कितने? 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख मिलता है। बाबरनामा में 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख है। और वो 2 हिंदू राज्य कौन से हैं? एक है मेवाड़ और दूसरा कौन सा है? दूसरा है विजयनगर, विजयनगर, ठीक है। मेवाड़ के शासक राणा सांगा और विजयनगर के शासक कृष्ण देव राय का उल्लेख है, ठीक है। इन 2 राजाओं का उल्लेख है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर क्या होगा? मेवाड़, ठीक है। किस राज्य का उल्लेख मिलता है? मेवाड़ राज्य का उल्लेख मिलता है बाबरनामा में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोप का उपयोग किया गया? यानी भारत में तोप का उपयोग एक पक्ष द्वारा पहली बार किया गया। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। किसमें किया गया? पानीपत के प्रथम युद्ध। जैसे कि आपको डेट पता है इसकी, 21 अप्रैल 1526। कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 में हुआ। इस युद्ध में बाबर ने
बाबर ने तोपों का प्रयोग किया। तुगलकमा पद्धति अपनाई, ठीक है। और इसमें पराजित कौन हुआ? पराजित आपको पता है इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। पराजित कौन हुआ? इब्राहिम लोदी पराजित होते हैं, इब्राहिम लोदी पराजित हो जाते हैं इस युद्ध में, ठीक है। खानवा का युद्ध आपको पता है 1527 को हुआ था, 1527 को खानवा का युद्ध, ठीक है। और इसमें बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ, बाबर और राणा सांगा। राणा सांगा पराजित होते हैं इसमें। बाबर ने इस युद्ध में किसका? जिहाद का नारा दिया। किसका नारा दिया? जिहाद का, ठीक है। दूसरी बात देखिए, बाबर ने 2 युद्ध और लड़े थे। एक लड़ा 1528 में चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, ठीक है। और एक युद्ध लड़ा घाघरा का युद्ध, ये लड़ा 1529 में। ये बाबर और महमूद लोदी के बीच होता है, बाबर और महमूद लोदी, ठीक है। प्लासी का युद्ध ये 1757 में हुआ था। कब हुआ था? 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। अवध के बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों का जो गवर्नर, मतलब अंग्रेजों का जो सेनापति था वो था क्लाइव इस युद्ध में। तो प्लासी का युद्ध 1757 में होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोप का उपयोग किया गया था? तो वो पानीपत का युद्ध था। कौन सा युद्ध था? पानीपत का युद्ध में तोप का प्रयोग बाबर ने किया था, ठीक है। खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। और घाघरा का युद्ध बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ था। और चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच 1528 में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किसने अपने बादशाह पति के मकबरे का निर्माण करवाया था? यानी अपने बादशाह पति का निर्माण किसने करवाया? तो देखिए, हाजी बेगम ने करवाया था। किसने करवाया था? हाजी बेगम ने। हाजी बेगम जो है हुमायूं की बेगम थी, हुमायूं की बेगम थी, ठीक है। और इन्होंने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया, ठीक है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया। शाह बेगम को आप जानते हैं, शाह बेगम जहांगीर की बेगम थी। किसकी थी? जहांगीर की, ठीक है। और मुमताज महल को तो जानते ही हैं, ये शाहजहां। मुमताज महल किसकी थी? शाहजहां की। और इनकी याद में जैसा कहा जाता है, शाहजहां ने क्या बनवाया? ताजमहल बनवाया। इनकी याद में शाहजहां ने क्या बनवाया? ताजमहल बनवाया, ठीक है। दूसरी बात, जोधाबाई, ये अकबर की बेगम थी जोधाबाई, ठीक है। अकबर की थी जोधाबाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी? देखिए, तो पहली बात करते हैं संसद। संसद में 3 स्थायी समितियां होती हैं। स्थायी समिति कितनी होती हैं? 3, ठीक है। स्थायी समिति 3 होती है। एक होती है लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, ठीक है। कौन सी समिति है? लोक लेखा समिति है। एक है तुम्हारी प्राकलन समिति, प्राकलन समिति, ठीक है। और दूसरी है तुम्हारी सार्वजनिक उपक्रम समिति, PSU, सार्वजनिक उपक्रम समिति, ठीक है। तो देखिए, लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 15 होती है, प्राकलन समिति में 30 होती है, और सार्वजनिक समिति सदस्यों की संख्या 22 होती है। कितनी होती है? 22। लोक लेखा समिति में 22 होती है, प्राकलन समिति में 30 होती है, और सार्वजनिक समिति में भी 22 होती है। 22 में 15 और 7, 15 कहाँ से होते हैं? लोकसभा से, और 7 होते हैं राज्यसभा। इसमें से 30 के 30 सदस्य किससे होते हैं? लोकसभा से। इसलिए इसको लोकसभा समिति भी कह देते हैं। यानी 30 के 30 सदस्य किसके होते हैं? लोकसभा के, ठीक है। 30 सदस्य किसके होते हैं? लोकसभा के। और इसमें भी 15 + 7, ठीक है। 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते।
तो सबसे अधिक सदस्यों की संख्या किसमें? प्राक्कलन समिति में, इसलिए प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति होती है। ठीक है, प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी होती है। लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति को जुड़वा बहन कहते हैं। जुड़वा बहन किन दो समितियों को कहते हैं? लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति को कहते हैं। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। इसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है, विपक्ष का सदस्य होता है, इतना याद रखिए, विपक्ष का नेता होता है लोक लेखा समिति का। और प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष यदि इसका उपाध्यक्ष इसका सदस्य तो वो इसका अध्यक्ष होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपसे पूछा गया भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति है। इसको लोकसभा समिति भी कहते हैं। इसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है। ठीक है, 30 होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद का फैसला कौन करता है? देखिए, अगर सांसद की अयोग्यता संबंधी कोई विवाद हो जाता है तो चुनाव आयोग की परामर्श पर राष्ट्रपति करेगा। चुनाव आयोग की परामर्श पर कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगर सांसदों की योग्यता संबंधी कोई विवाद हो जाता है तो चुनाव आयोग की परामर्श पर कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चुनाव आयोग भाग 15, संविधान के भाग 15 चुनाव आयोग है, आर्टिकल 324 से 329 तक है। ठीक है, चुनाव आयोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा के लिए होता है, यानी पहला घंटा किसके लिए होता है? प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा। ठीक है, तो पहला घंटा होता है प्रश्नकाल के लिए, प्रश्नकाल। ठीक है, इसमें क्या होता है? आप अपने प्रश्नों को जो संबंधित जिस विषय से दिन होता है उस संबंधित विषय के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला घंटा प्रश्नकाल का होता है, दूसरा घंटा होता है शून्यकाल का। किसका होता है? शून्यकाल का। ठीक है, उसके बाद सामान्यतः विधेयकों पर चर्चा होती है। तो आपसे पूछा गया संसदीय बैठक का पहला घंटा तो प्रश्नकाल का होता है। ठीक है, आपसे पूछा है प्रश्न कितने प्रकार के? देखिए, प्रश्न होते हैं, एक होता है तारांकित प्रश्न और एक होते हैं अतारांकित प्रश्न। देखिए, तारांकित प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर, तारांकित प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया जाता है? मौखिक दिया जाता है। ठीक है, मौखिक उत्तर दिया जाता है। और इन पर, तारांकित प्रश्नों पर आप प्रश्न पर प्रश्न भी पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं? प्रश्न पर प्रश्न भी पूछ सकते हैं। यानी तारांकित प्रश्न आपने पूछा और उस बहस के दौरान उन पर जो उत्तर दिया जा रहा है उससे संबंधित आप प्रश्न पूछ सकते हैं तारांकित प्रश्नों से संबंधित। तारांकित प्रश्नों का उत्तर लिखित में दिया जाता है और इस पर आप बहस ही नहीं होगी, सीधा लिखित उत्तर दिया जाएगा, तो इस पर आप प्रश्न पर प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, तारांकित प्रश्न एक दिन में 20 पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी संसदीय बैठक का पहला घंटा किसका होता है? प्रश्नकाल का होता है। चलिए, आपसे पूछा गया यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना है तो ऐसा करने की शक्ति किसे प्राप्त है? यानी किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति के उससे निकालना है तो ऐसा करने की शक्ति किसको प्राप्त है? आपसे पूछा गया तो ऐसा करने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो देखिए, राष्ट्रपति को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। और इससे संबंधित आर्टिकल 342, आर्टिकल कौन सा है? 342 है आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल 342 है। संविधान का भाग 16, संविधान का भाग 16। ठीक है, ये बात आर्टिकल 342 में दी गई है और संविधान का भाग 16 में दिया गया है कि किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना है तो ऐसा करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है और यह शक्ति उसे आर्टिकल 342 में दी गई है जो संविधान के भाग 16 में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कटौती प्रस्ताव में जब मांग राशि में 100 रुपये कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहेंगे? यानी आपने जितनी राशि मांगी है उस राशि में 100 रुपये कम किए जाने, कितने? 100 रुपये। तो ऐसी कटौती को सांकेतिक कटौती कहते हैं। क्या कहते हैं? सांकेतिक कटौती कहते हैं। कि मान लीजिए करोड़ों की राशि उसमें 100 रुपये कम कर दिया जाए तो उसे सांकेतिक कटौती कहते हैं। नीतिगत कटौती, मांग राशि में 1 रुपये की कमी, यानी विरोध प्रदर्शन करना है, मांग राशि में 1 रुपये की कमी।
ठीक है। मितव्ययी कटौती ये मांग राशि में विशेष कमी के लिए आती है, मांग राशि में विशेष कमी के लिए, ठीक है। मांग राशि में विशेष कमी के लिए जो कटौती की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, मितव्ययता कटौती कहते हैं। कहते हैं कि फिजूल खर्ची हो रही है इसलिए उसमें विशेष कमी की आवश्यकता है, तो उसे क्या कहेंगे, मितव्ययी कटौती कहेंगे। मांग राशि में 1 रुपए की कटौती नीतिगत कटौती कहलाती है। सांकेतिक कटौती मांग राशि में 100 रुपए की कमी। लेखानुदान आर्टिकल 116 में, आर्टिकल 116 में देखिए, बजट फरवरी माह के पहले कार्य दिवस को आ जाता है, लेकिन बजट पास होने में समय लगता है, जबकि सरकार का जो फाइनेंस ईयर है वर्तमान में वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। यानी पहले बजट लोकसभा में आएगा, लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, और इस प्रोसेस में समय लग जाता है। और जब तक सरकार का जो फाइनेंस ईयर है वो खत्म हो जाता है, तो सरकार को खर्च चलाने के लिए सरकार जो पैसा बजट से पहले ही निकाल लेती है, और उसको निकालने के लिए जिसका प्रयोग करती है वो लेखानुदान कहलाता है। 1/6 पैसा कुल बजट राशि का 1/6 पैसा सरकार बजट पारित होने से पहले निकाल लेती है, और वो आर्टिकल 116 के तहत आता है। आपसे पूछा गया था कटौती प्रस्ताव में, जब मांग की राशि 100 रुपए से कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे सांकेतिक कटौती कहते हैं। क्या कहते हैं, सांकेतिक कटौती कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर किसको इस्तीफा देना होगा? लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष का नेता, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद। देखिए पहली बात, अविश्वास प्रस्ताव सदैव विपक्ष लाता है। सदैव कौन लाता है? विपक्ष, या मैं कहूँ गैर सत्ता पक्ष लाता है। कौन लाता है? गैर सत्ता पक्ष लाता है, गैर सत्ता पक्ष लाता है, सत्ता पक्ष। और कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, संसद के 50 सदस्यों। दूसरी बात, अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है, लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, तो इस्तीफा भी कौन देने के लिए बाध्य हो जाता है? मंत्री परिषद इस्तीफा देने के लिए बाध्य हो जाती है, क्योंकि आर्टिकल 75 ये कहता है हमें को मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो इसका मतलब ये होता है कि सरकार का सदन में बहुमत नहीं रहा है, और सरकार का सदन में बहुमत नहीं रहा है तो सरकार को इस्तीफा देना होगा। और सरकार कौन होती है? मंत्री परिषद होती है। तो इस्तीफा देने के लिए किसको इस्तीफा देना होगा? मंत्री परिषद को इस्तीफा देना होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मंत्री परिषद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो देखिए, भारत में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। इसे शीत संक्रांति कहते हैं। कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। देखिए बात करते हैं, तो देखिए ये है आपकी सूर्य। सूर्य तो भाई हमारी पृथ्वी किसकी परिक्रमा कर रही है? सूर्य की परिक्रमा कर रही है। ये आपकी विषुवत रेखा यानी इक्वेडोर, और ये आपकी कर्क रेखा, और ये है मकर रेखा, यानी 23.5 पर ये कर्क रेखा और नॉर्थ में, और ये विषुवत रेखा, और ये मकर रेखा, वो सॉरी ये पृथ्वी थी। देखिए इसको सूर्य बनाइए पहले, ये सूरज, ठीक है, और ये आपकी पृथ्वी। तो इस पृथ्वी पर ये क्या है? विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है, और ये मकर रेखा है। ठीक है, जब सूर्य की किरणें किस पर लंबवत पड़ती हैं? विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। और विषुव की स्थिति वर्ष में 2 बार होती है। चलिए मैं यहाँ मान लेता हूँ 21 मार्च। 21 मार्च को क्या होता है? पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, दिन रात बराबर। पूरी पृथ्वी पर क्या होते हैं? दिन रात बराबर होते हैं। इसके बाद देखिए पृथ्वी फिर घूमती है और यहाँ आ जाती है जब सूर्य की किरणें किस पर लंबवत होती है? कर्क रेखा पर।
यानी उत्तरी गोलार्ध में लंबवत हो जाती है 23.5 डिग्री नॉर्थ में। जब 23.5 डिग्री नॉर्थ में हो जाती तो हमारे भारत की स्थिति कहाँ है, हमारे भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो उस समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन, ठीक है, सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। सबसे बड़ा दिन कब होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन, ठीक है। और ये स्थिति होती है 21 जून को, ये स्थिति कब होती है, 21 जून को होती है। और इस घटना को क्या कहते हैं हम, इस घटना को कहते हैं ग्रीष्म संक्रांति, और ये स्थिति 21 जून को होती है और इस घटना को ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं, ठीक है। फिर सूरज आ गया इधर, फिर सूर्य की किरणें किस पर लंबवत हो गई, विषुवत रेखा पर, विषुव की स्थिति बन जाती है। और ये स्थिति होती है 22-23 सितंबर को, 22-23 सितंबर को, ठीक है। विषुव की स्थिति बन जाती है और स्थिति 22-23 सितंबर को होती है। दिन रात पूरी पृथ्वी पर समान होंगे, समान दिन रात, ठीक है। दिन रात कैसे होंगे, समान होंगे। अब इधर देखिए, फिर सूर्य की किरणें अब किस पर लंबवत हो जाएंगी, दक्षिणायन हो जाएगा सूर्य, और सूर्य की किरणें किस पर लंबवत हो गई, 23.5 डिग्री साउथ, यानी मकर रेखा पर लंबवत हो जाती है। और यह स्थिति शीत संक्रांति कहलाती है, शीत संक्रांति, क्या कहलाती है, शीत संक्रांति कहलाती है। और स्थिति कब होती है, 22 दिसंबर को होती है। और 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो भारत में सबसे छोटा दिन कब होगा, 22 दिसंबर को होगा। भारत में सबसे बड़ा दिन कब होगा, 21 जून को होगा। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी रात उत्तरी गोलार्ध में कब होगी, तो सबसे बड़ी रात उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को होगी, क्योंकि 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। और ऋतु कौन सी होगी, शीत ऋतु होगी। जैसे आपसे पूछा जाए, मान लीजिए पूछा गया कि भारत में जब शीत ऋतु है तो ऑस्ट्रेलिया में कौन सी ऋतु होगी, तो उस समय ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु होगी, क्योंकि उस समय सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत होती हैं, ठीक है। तो चलिए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया, भारत में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होगा, सबसे बड़ा दिन 21 जून को होगा, और 21 मार्च और 22-23 सितंबर या 23 सितंबर को विषुव की स्थिति होती है, पूरी पृथ्वी पर दिन रात समान होते हैं, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, जिस दिन हम योग दिवस मनाते हैं, और उसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है और सबसे बड़ी रात होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत का कौन सा राज्य उत्तर, पश्चिम और दक्षिण से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, या बांग्लादेश से सीमा स्पर्श करता है, यानी तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। उत्तर, पश्चिम और दक्षिण, सिर्फ पूरब से वो भारत से मिला हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो देखिए, बांग्लादेश के साथ सीमा कौन कौन बनाता है। पहली बात, बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ है, ठीक है। इसमें देखिए, बांग्लादेश के साथ सीमा कौन कौन बनाते हैं, असम, पश्चिमी बंगाल, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ये 5 राज्य जो हैं बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। 5 राज्य जो हैं बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट गोवा में है, यानी कौन सा समुद्र तट गोवा, मरीन, वर्कला, कडल और
पलोलेन। कौन सा समुद्र तट गोवा में स्थित है? तो देखिए पलोलेन जो समुद्र तट है ये गोवा में स्थित है। ठीक है। मरीन आप सबको पता है तमिलनाडु, मरीन कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है। वर्कल केरल में, और ये कडल पुदुचेरी में। ठीक है, पुदुचेरी में। ठीक है। आपसे पूछा गया कि कौन सा समुद्र तट गोवा में? तो पलोलेन समुद्र तट कहाँ पर है? गोवा में, मरीन तमिलनाडु में, वर्कल केरल में और कडल पुदुचेरी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि फ्लोटिंग फुमदीस भारत में किस में पाए जाते हैं? यानी फ्लोटिंग जो है टापू से हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो मणिपुर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मणिपुर में। आइए बात करते हैं। देखिए मणिपुर में मैंने कहा पर एक झील है लोकटक झील, लोकटक झील। इस लोकटक झील में फ्लोटिंग फुमदीस पाए जाते हैं। इसमें पाए जाते हैं फ्लोटिंग फुमडी बोलते हैं जिनको, फुमदीस या फुमडी कहते हैं। ठीक है। और इन्हीं पर क्या है? काबुल लाम झाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये कामिल लाम झाओ क्या है? राष्ट्रीय उद्यान, जो भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत का कैसा तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और इसी में क्या किसके लिए प्रसिद्ध है? ये संगाई हिरणों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? संगाई हिरणों के लिए। ठीक है। इन संगाई हिरणों की को क्या कहते हैं? डांसिंग हिरन भी कहते हैं। ये डांसिंग हिरन तो डांस वांस नहीं करते हैं, वहाँ क्या फुमडी है तो फ्लोटिंग उस पर एक से दूसरे पर कूदते रहते हैं, इसलिए इनको डांसिंग हिरन कहते हैं, संगाई हिरणों को। ठीक है। कहाँ पर है? मणिपुर में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपसे पूछा गया कि 11 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किन द्वीप समूह को विभाजित करता है? 11 डिग्री चैनल। तो देखिए 11 डिग्री चैनल जो है अमन द्वीप को कन्नौज से अलग करता है। अमन द्वीप को कन्नौज से अलग करता है 11 डिग्री चैनल। ठीक है। अंडमान को निकोबार से कौन सा डिग्री चैनल करता है? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ठीक है। मालदीव को लक्षद्वीप से अलग कौन सा करता है? मालदीव को लक्षद्वीप से। तो मालदीव को लक्षद्वीप से, यानी मैं कहूं कि मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव को भारत से अलग करता है, या मान लीजिए मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करता है। मिनिकॉय को लक्षद्वीप से, यानी मिनिकॉय को मुख्य भूमि लक्षद्वीप से अलग कौन सा करता है? 9 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। और आपसे पूछा गया कि 11 डिग्री चैनल किस द्वीप समूह को अलग करता है? तो अमन द्वीप को कन्नौज से अलग करता है। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी डायबोलो कहाँ स्थित है? डायबोलो कहाँ स्थित है? देखिए उत्तरी अंडमान पर स्थित है सैंडल पीक। सैंडल पीक जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, सैंडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक है। ठीक है। आपसे पूछेगा डायबोलो कहाँ स्थित है? डायबोलो मध्य अंडमान पर स्थित है। डायबोलो कहाँ स्थित है? मध्य अंडमान पर स्थित है डायबोलो। ठीक है। माउंट कोसावो अंडमान पर है। माउंट कोसवो दक्षिणी अंडमान पर है। माउंट कोसवो। ठीक है। दक्षिणी अंडमान पर स्थित है माउंट कोसवो। चलिए आपसे पूछा गया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी डायबोलो का है, तो मध्य अंडमान पर स्थित है। सैंडल पीक उत्तरी अंडमान पर स्थित है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि घोड़ागाड़ी की गति भौतिकी के किस सिद्धांत पर है? घोड़ागाड़ी की गति भौतिकी के सिद्धांत का उदाहरण। तो देखिए घोड़ागाड़ी की गति न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित। किस पर आधारित है? न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है, क्योंकि न्यूटन का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो घोड़े जब जमीन पर टाप लगाते हैं यानी टाप मारते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया होती है और घोड़ागाड़ी आगे बढ़ती है। तो ठीक है, घोड़ागाड़ी
गति भौतिक किस नियम पर है? न्यूटन के तृतीय नियम पर है। जड़त्व का नियम न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है, न्यूटन का गति विषयक का प्रथम नियम, प्रथम नियम कहलाता है। ठीक है। दूसरी बात, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये पिलवन से संबंधित है। देखिए आर्किमिडीज ने कहा था जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता तो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार यदि वस्तु के भार से अधिक है तो वस्तु तैरती रहेगी, अगर वस्तु का भार अधिक है तो वस्तु डूब जाती है। ठीक है, ये आर्किमिडीज ने दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो उनके बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला है F बराबर Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, F बराबर Gm1 m2 r स्क्वायर है। यदि F G एक नियतांक है और m1 m2 क्या है? कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन r स्क्वायर। तो उसमें कहा गया है कि दूरी को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो F बराबर 1 अपॉन 3 का क्यूब, तो F बराबर 1 अपॉन 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 9 हो जाएगा F बराबर। ठीक है, वो भी कब है? जब M1 व M2 कैसे हैं? नियत है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मूल बल। मूल बल कितना हो जाएगा? मूल बल हो जाएगा तुम्हारा 1/9 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चौथा ऑप्शन सही होगा। यानी यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो उनके बीच आकर्षण बल का गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? 1/9 हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा, क्योंकि F प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R है। R बढ़ेगा तो F कम होगा, R कम होगा तो F बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण प्रकाश का पार्श्व व्युत्क्रमण करता है? देखिए पार्श्व व्युत्क्रमण का मतलब होता है कि जो दायां है वो बायां दिखेगा, जो बायां है वो दायां दिखेगा। ठीक है, तो पार्श्व व्युत्क्रमण कौन करता है? समतल दर्पण करता है। कौन करता है? समतल दर्पण में हम अपना पार्श्व प्रतिबिंब देख पाते हैं। ठीक है, यानी दाईं चीज बाईं ओर दिखती है, बाईं चीज दाईं ओर दिखती है। ठीक है, देखिए समतल दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहते हैं। पूर्ण प्रतिबिंब, पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई, दर्पण की लंबाई, दर्पण की जो लंबाई है वो वस्तु की लंबाई की कितनी होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। ठीक है, दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? वस्तु की लंबाई की आधी, 1/2 होनी चाहिए। ठीक है, लंबाई की 1/2 होनी चाहिए। जबकि समतल दर्पण में मैंने कहा पार्श्व दिखता है, यानी दायां बाएं दिखता है और बायां दाएं दिखता है। कोई वस्तु समतल दर्पण की ओर v वेग से आ रही है तो उसका प्रतिबिंब उसकी ओर 2v वेग से आता हुआ दिखाई देगा। कोई वस्तु समतल दर्पण की ओर मान लीजिए v वेग से आ रही है तो आपका प्रतिबिंब उसकी तरफ 2v वेग से जाता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, समतल दर्पण में। अवतल दर्पण की बात करें तो देखिए अवतल दर्पण का प्रयोग ENT डॉक्टर द्वारा, ENT डॉक्टर द्वारा किया जाता है, डॉक्टर द्वारा। ठीक है, सर्च लाइट में दाढ़ी, यानी दाढ़ी बनाने वाले जो शीशे होते हैं, शेविंग वाले, दाढ़ी बनाने वाले शीशों में शीशे। ठीक है, इसमें किया था किसका प्रयोग? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता। उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर में, यानी गाड़ी के साइड मिरर में, गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए कि ENT डॉक्टर द्वारा किसका प्रयोग? अवतल दर्पण का प्रयोग सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और दाढ़ी बनाने वाले शीशों में किया जाता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो पार्श्व व्युत्क्रम होता है, यानी उसमें दाईं चीज बाईं ओर दिखाई देती है, बाईं चीज दाईं ओर दिखाई देती है। और किसी भी व्यक्ति की लंबाई अगर समतल दर्पण में पूरी देखनी है तो समतल दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उस पदार्थ में मौजूद अम्ल के बारे में सुमेलित नहीं है? नींबू लैक्टिक अम्ल, संतरा साइट्रिक अम्ल, सिरका एसिटिक अम्ल और टमाटर ऑक्सीलिक अम्ल। तो ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। ठीक है। और जो लैक्टिक अम्ल जो है ये दूध में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। ठीक है। चलिए आइए कुछ और अम्ल भी जान लेते हैं। इमली, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली में। ठीक है। कई बार पेपर में पूछा गया है चींटी के डंक में, चींटी काटती है ना, चींटी में, चींटी के डंक में या काटती है, तो ये चींटी में लिख लीजिए सीधा फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है। चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी में। ठीक है। अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, अंगूर में, अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है। चलिए, तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल नहीं पाया जाता है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि आमाशय में कौन सा एंजाइम, कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में मदद करता है? ठीक है। तो आइए बात करते हैं आमाशय की। आमाशय, तो देखिए आमाशय से क्या निकलता है? जठर रस निकलता है, जठर रस। आमाशय से क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। कौन सा रस निकलता है? जठर रस। और इस जठर रस में देखिए एक तो HCl अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? HCl अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? HCl अम्ल होता है। इस जठर रस में कौन सा अम्ल होता है? HCl अम्ल होता है जठर रस में। दूसरी बात, एंजाइम होता है पेप्सिन और रेनिन। ठीक है। तो पेप्सिन एंजाइम होता है, ये प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन के पाचन में मदद करता है, प्रोटीन के पाचन में मदद करता है, मदद करता है। ठीक है। जबकि रेनिन एंजाइम जो है ये दूध में पाई जाने वाली कैसीन प्रोटीन का पाचन करता है, दूध में पाई जाने वाली कैसीन प्रोटीन का पाचन करता है। ये दूध में पाई जाने वाली कैसीन प्रोटीन वाली कैसीन प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है। कैसीन प्रोटीन का पाचन करता है कौन? रेनिन एंजाइम। ठीक है। ट्रिप्सिन एंजाइम कहां से निकलता है? अग्नाशय से। ट्रिप्सिन अग्नाशय से निकलता है, ये भी प्रोटीन के पाचन में मदद करता है, अग्नाशय से। ठीक है। ट्रिप्सिन एंजाइम, और इसके साथ एमाइलेज और लाइपेज एंजाइम निकलते हैं जो प्रोटीन के पाचन में मदद करते हैं। रिप्सिन एंजाइम छोटी आंत, और ये प्रोटीन के पाचन को पूरा कर देता है। रिप्सिन एंजाइम छोटी आंत से निकलता है और ये प्रोटीन के पाचन को पूर्ण कर देता है। ठीक है। रिप्सिन एंजाइम छोटी आंत से निकलता है। देखिए अग्नाशय से, अग्नाशय, अग्नाशय से निकलता है ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ठीक है। एंजाइम निकलते हैं। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में मदद करता है इनमें से, तो पेप्सिन, आमाशय से निकलने वाले में। ठीक है। वैसे तो ट्रिप्सिन और रिप्सिन ये दोनों भी प्रोटीन का पाचन करते हैं, लेकिन ये आमाशय से नहीं निकलते हैं। ट्रिप्सिन अग्नाशय से निकलता है और रिप्सिन छोटी आंत से निकलता है, और रिप्सिन प्रोटीन के पाचन को पूर्ण कर देता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मस्तिष्क के उस भाग की पहचान कीजिए जो शारीरिक मुद्रा, संतुलन और साम्यावस्था को नियंत्रित करता है। डायेन्सेफ्लोन, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, सेरिब्रम और सेरिबेलम। तो देखिए शरीर के मुद्रा, संतुलन और साम्यावस्था को नियंत्रित करता है। तो पहले बात करते हैं, देखिए डायेन्सेफ्लोन ये अग्र मस्तिष्क का भाग है। किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का। ठीक है। अग्र मस्तिष्क का भाग है। डायेन्सेफ्लोन के दो भाग, एक होता है थैलेमस और एक होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है। तो थैलेमस जो होता है ये हमें ठंडे और गर्म का अनुभव कराता है। ठंड व गर्म, कोई चीज़ ठंडी है या गर्म है उसका अनुभव कराएगा, अनुभव कराता है।
ठंडवा गर्म का अनुभव कराता है। ठीक है। हाइपोथैलेमस भूख प्यास, भूख है, प्यास है, ठीक है, प्यार है, घृणा है, ये सारे अनुभव हम किससे करते हैं? हाइपोथैलेमस से करते हैं। सेरिबेलम भी अग्र मस्तिष्क का भाग है, अग्र मस्तिष्क है। ठीक है। और ये क्या है? बुद्धिमत्ता, यही बुद्धि है, इसको बुद्धि कहते हैं। ठीक है। याददाश्त इसी में रहती है, याददाश्त। सेरिबेलम ये संतुलन रखता है और ये पश्च मस्तिष्क का भाग है। सेरिबेलम किसका भाग है? पश्च मस्तिष्क का भाग। ठीक है। शराब पीने से इसी का संतुलन खराब हो जाता है, अल्कोहल वगैरह लेने से, और व्यक्ति का शारीरिक संतुलन खराब हो जाता है। ठीक है। आपसे पूछा गया कि मस्तिष्क के उस स्थान, उस भाग की पहचान कीजिए शारीरिक मुद्रा और संतुलन की साम्यवस्था को नियंत्रित रखता है, तो उसका आंसर है सेरिबेलम। ठीक है। चलिए, मैं इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी परीक्षा की तैयारी को मजबूत कीजिए। ठीक है। चलिए।